नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सोक्रेटिस और सोक्रेटिस के आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सोक्रेटिस को प्लेटो और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा वर्ल्ड का वाइजेस्ट पर्सन कहा गया है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। सोक्रेटिस के विचारों की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी बार सोक्रेटिस को इवन जीसस से कंपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि जीसस और सोक्रेटिस के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे देखो, पहली सिमिलरिटी ये है, जीसस ने भी उस समय जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस थी ना, उनको अपोज किया था, उनको क्रिटिसाइज किया था। मतलब लाइफ कैसे जी जानी चाहिए, लाइफ को कैसे व्यतीत करना चाहिए, इस बारे में भी प्लेटो ने अपने विचार रखे हैं, जीसस ने भी अपने विचार रखे हैं। जहां एक तरफ देखो रूलिंग क्लास ने जीसस को सूली पर लटका दिया, उसी प्रकार से प्लेटो को भी रूलिंग क्लास ने जहर देके मार दिया। इसलिए नहीं कि प्लेटो ने कुछ गलत काम किया था, सिर्फ इसलिए जो वो काम कर रहे थे वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट में नहीं था। तो ये कंपैरिजन से पता लगता है कि सोक्रेटिस की इंपॉर्टेंस क्या है, सोक्रेटिस के जो विचार हैं वो कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। तो सोक्रेटिस के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस करें। इनका जन्म हुआ था 470 BC में। ये एथेंस में रहा करते थे, जो आज का ग्रीस है। उस समय देखो, ग्रीस की जो सिविलाइजेशन है ना, अपने चरम पर थी। जैसे इंडिया के बारे में नहीं बोला जाता, गुप्तास का जो एज है हमारे देश में, वो गोल्डन एज था। तो उसी समय जब सोक्रेटिस ग्रीस में रहा करते थे ना, एथेंस में, तो वो सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। सोक्रेटिस को ना उस समय बहुत से लोग अगली मैन बोलते थे, क्योंकि देखो वो नॉलेज के पीछे भागते थे। कई कई दिनों तक कपड़े चेंज ना करना, नंगे पैर चलना, कैसा भी वेदर आ जाए सेम प्रकार के कपड़े पहनना, तो इन चीज़ों की वजह से उन्हें अगली मैन कहा करते थे। बुरा मत मानिएगा, जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स कई बार पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, तो वो भी कपड़ों का इतना ध्यान नहीं रखते। तो हम जो लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं ना, तो उनको ये बातें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। खैर, सोक्रेटिस ना बहुत ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति थे, और वो किसी भी पर्सन के मोरल कैरेक्टर को डेवलप करने में विश्वास रखते थे। मतलब मोरल कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस की सोक्रेटिस के बारे में बेसिक जानकारी। हालांकि देखो, एग्जाम के लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी भी पर्सन के आइडियाज़ के बारे में जब हम जानना स्टार्ट करते हैं, तो उस पर्सन से संबंधित भी थोड़ी बहुत फंडामेंटल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक देखो बेसिक जानकारी है। कल से यानी 13 जून से PSIR का जो फाउंडेशन कोर्स है 2023 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। तो वो लोग जिनका PSIR ऑप्शनल है या लेने का उन्होंने प्लान कर लिया है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। video.onlyis.com पर जाके video.onlyis.com, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। देखो, सोक्रेटिस ना नॉलेज दिया करते थे ना लोगों को, तो नॉलेज प्रोवाइड करने का उनका एक अपना यूनिक मेथड है, जिसे सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, डायलेक्टिक्स भी कहा जाता है। सोक्रेटिस ना क्वेश्चन बहुत पूछा करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि क्लासरूम में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है और पूछ के चला जाता है। कई बार तो उसका आंसर भी नहीं देता, बस फर्दर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ना सोक्रेटिस इतना क्वेश्चन पूछते थे, इतना क्वेश्चन पूछते थे, मतलब पूरी क्लास में वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब वो स्टूडेंट्स के साथ ना एंगेज किया करते थे, काफ़ी गहरे क्वेश्चंस पूछा करते थे। जैसे एक पर्सन को कैसे जीना चाहिए, एक पर्सन को अच्छे काम क्यों करने चाहिए, हैप्पीनेस का मतलब क्या है, क्या आप जो चाहते हो उसे प्राप्त करना या फिर वर्च्यू प्राप्त करना, वर्च्यू मतलब एक्सीलेंस प्राप्त करना। सोक्रेटिस की इस मेथड की देखो खास बात ये थी, ऐसा नहीं कि वो वन साइडेड क्वेश्चन पूछते थे। वो क्वेश्चन पूछते, फिर स्टूडेंट्स उसका जवाब देता, बाद में स्टूडेंट जो जवाब देता ना, सोक्रेटिस फर्दर क्वेश्चन पूछते, फिर से स्टूडेंट उसका जवाब देता, सोक्रेटिस एक और क्वेश्चन पूछ लेते, यानी तब तक स्टूडेंट से एंगेज करते, तब तक जब तक कि स्टूडेंट फाइनल आंसर ना दे दे। मतलब जैसा आज के समय में होता है ना, नॉलेज प्रोवाइड करना, सोक्रेटिस नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते थे, स्टूडेंट से नॉलेज निकालते थे। ये उनका मेथड था, सोक्रेटिक मेथड।
और इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद वो देखो इतने हम्बल थे, वो बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं आता, मतलब जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ मुझे ये रियलाइज होता है मैं कितना कम जानता हूँ। ये जो मेथड था ना सोक्रेटिक का, इसे देखो मेथड ऑफ डायलेक्टिक भी कहा जाता है। डायलेक्टिक का मतलब होता है डिबेट या फिर डायलॉग बोल दीजिए, डिबेट या फिर डायलॉग। अगर थोड़ा और रिफाइंड वे में बोलना है तो लॉजिकल डिबेट बोल लीजिए या फिर रैशनल डिबेट बोल लीजिए। यहां पे मैं एक एग्जांपल के साथ सोक्रेटिक मेथड को या फिर डायलेक्टिक मेथड को समराइज कर देता हूं। जैसा देखो, सोक्रेटिस ने अपने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज पीटी, दुख क्या है। ये क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, रिसोर्सेज का ना होना यानी पैसे का ना होना ये दुख है। सोक्रेटिस इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए तो सोक्रेटिस ने एक और क्वेश्चन दाग दिया, अच्छा ऐसा है तो यूं बताओ अमीर लोग क्यों दुखी होते हैं, उनके पास तो सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो फिर उनको दुख क्यों होता है। तो स्टूडेंट ने फिर दूसरा प्रपोजल सामने रखा, फॉर एग्जाम्पल फैमिली की वजह से दुख होता है, फैमिली में किसी के जाने की वजह से दुख होता है। तो सोक्रेटिस जवाब देंगे, एक ना एक दिन तो किसी को जाना ही है। तो फिर स्टूडेंट फिर से अपना प्रपोजल रखेगा, गर्लफ्रेंड दुख देती है। तो सोक्रेटिस बोलेंगे कईयों की गर्लफ्रेंड भी नहीं होती तो वो भी दुखी होते हैं। ऐसे कर करके ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे स्टूडेंट से। लास्ट में जवाब मिल जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से दुख होता है, अगर किसी की इच्छा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। मतलब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जैसे महात्मा बुद्ध बोलते हैं सभी प्रकार के कष्टों का कारण है डिजायर्स। तो इस प्रकार से बार बार क्वेश्चन पूछ पूछ के सोक्रेटिस जो है ना स्टूडेंट से आंसर निकलवा लेते थे। ये मेथड है डायलेक्टिक्स। आगे डिटेल से आएगा डायलेक्टिक्स जब हम होब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखो सोक्रेटिस को ना फादर ऑफ एथिक्स या फिर फादर ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है। थोड़ा बेसिक्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जब से देखो इंसान की उत्पत्ति हुई है ना, यानी जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में आया है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे लाइफ है क्या, कैसे इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, मतलब यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, लाइफ को कैसे हमें जीनी चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को इंसान फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। और 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। सबसे पहले है रिलीजन। रिलीजन में ना चीजें फेथ के आधार पर होती हैं, विश्वास के आधार पर। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, भैया विश्वास है। तो रिलीजन जो होता है वो फेथ के आधार पर होता है। अब देखो किसी रिलीजन वाले पर्सन से यानी रिलीजियस पर्सन से आप पूछोगे कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, लाइफ में खुश कैसे रहें, तो वो रिलीजियस पर्सन बोलेगा कि भैया सुबह शाम भगवान का नाम लो, दान पुण्य करो, ऐसा करके आप लाइफ में खुश रह सकते हो, अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हो। तो रिलीजन में सब कुछ होता है फेथ के आधार पर। दूसरा है फिलोसफी। फिलोसफी में सब कुछ होता है लॉजिक के आधार पर। जैसे देखो आप किसी फिलोसफी वाले पर्सन से पूछोगे, जैसे महात्मा बुद्ध की फिलोसफी है, उनसे पूछोगे कि लाइफ कैसे व्यतीत करनी चाहिए, खुश कैसे रहें, वो बोलेंगे इच्छाओं को छोड़ दो, डिजायर्स को छोड़ दो, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती इसलिए इंसान को दुख होता है, हैप्पीनेस गायब हो जाती है। देखो फिलोसफी ना हर एक की अलग अलग हो सकती है, लेकिन होती लॉजिक के आधार पर है। अब महात्मा बुद्ध ने कुछ लॉजिक लगाया। चार्वाक फिलोसफी के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लोकायत फिलोसफी भी जिसे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि खाओ पियो ऐश कर लो, इस जीवन के बाद अगला कोई जीवन नहीं है। तो उनकी जो फिलोसफी है वो थोड़ी मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा है। दोनों की अलग अलग है, सही क्या है गलत क्या है इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन दोनों का अपना अपना लॉजिक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइंस। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो इंसान के आंसर्स को देने की कोशिश करता है। इंसान जो साइंस जो होती है वो एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर होती है। अब किसी डॉक्टर से आप पूछोगे खुश कैसे रहें, वो बोलेंगे टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, ये सब आप काम करोगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होगा। न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे साइंस ने, तब जाके डॉक्टर इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हाँ अगर
टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे सोओगे, तो एंजाइटी नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा। तो साइंस में जो चीजें होती हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर होती हैं, एविडेंस के आधार पर होती हैं। तो मैं समराइज करूं आपको, इंसान की जब से उत्पत्ति हुई है ना, जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में आया है, तब से उसका ये नेचर है कि वो फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, यूनिवर्स क्या है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स ना 3 स्कूल ऑफ थॉट देते हैं, एक रिलीजन, दूसरा फिलोसफी, तीसरा साइंस। रिलीजन फेथ के आधार पर काम करता है, फिलोसफी लॉजिक के आधार पर, और साइंस एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इन दोनों में देखो मेन जो कंपटीशन है ना, वो फिलोसफी और साइंस के बीच में है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। साइंस जहां एक तरफ फोकस करती है व्हाट इज, यानी है क्या, यानी यूनिवर्स क्या है, तो जवाब आएगा यूनिवर्स जो है हवा, पानी, आग, इन सब चीजों से बना है, इन सब एलिमेंट से मिलकर बना है। यह कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। बट दूसरी तरफ फिलोसफी जो है व्हाट इज पे फोकस नहीं करती, यानी है क्या उस पर फोकस नहीं करती, जो है वो है। लेकिन फिलोसफी फोकस करती है व्हाट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए। समझ गए? फिलोसफी फोकस करती है सोशल स्टडीज पर, यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो कम्युनिटी है उनको गवर्न कैसे करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके ना मॉक में कम मार्क्स आए या फिर प्री क्लियर नहीं हुआ, तो आपने ना डेटा दिया मुझे कि देखो सर इतने कम मार्क्स मेरे आ रहे हैं मॉक में, या फिर इतने प्री हो गए, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, और ये मेरे मार्क्स आए हैं पास्ट प्रीलिम्स में। तो ये क्या है? साइंस है। ये तो देखो एविडेंस के आधार पर है। लेकिन जो मैं बोलूंगा ना बाद में कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, अब आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की आवश्यकता है, यह फिलोसफी है। क्योंकि देखो जो मैं आपको बताऊंगा उसमें कोई एविडेंस तो है नहीं, बस मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जितने टॉपर से बात की है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, यह फिलोसफी है। अब पॉइंट देखो यहां पर यह है, सोक्रेटिस को ना फादर ऑफ एथिक्स या फिर फिलोसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोक्रेटिस से पहले जो थिंकर्स थे ना, उन्होंने ना इस एस्पेक्ट पे फोकस किया व्हाट इज, यानी यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स फायर, वाटर, एयर, इन फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर बना है। सोक्रेटिस कहते हैं भैया इनका मैं क्या करूं, इनका मैं अचार डालूं। ठीक है आपने बता दिया कि यूनिवर्स जो है किन एलिमेंट से मिलकर बना है, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है यूनिवर्स में जो लोग रहते हैं उनको लाइफ कैसे व्यतीत करनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर देखो आप देखते हो जो फिलोसफर है ना, वो अपने आप को साइंटिस्ट से ज्यादा सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं। फिलोसफर बोलते हैं देखो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का जो बना लिए वो साइंस का डोमेन है। साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर फिलोसफर देंगे। तो इसलिए फिलोसफर जो है वो साइंटिस्ट से बड़े हैं, यानी फिलोसफी साइंस से सुपीरियर है। मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, आप बताइए साइंस बड़ी है या फिलोसफी? देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, साइंस भी इंपॉर्टेंट है मानव सभ्यता की डेवलपमेंट के लिए, और फिलोसफी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सब कुछ डेवलप हो गया, एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए, इंटरनेट आ गया मानवता की भलाई के लिए, बट इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस का आंसर तो फिलोसफी देगी ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सोक्रेटिस ने ना इन क्वेश्चंस पे फोकस किया, लाइफ का पर्पस क्या है, गुड लाइफ की नॉलेज क्या है, कैसे हमें लाइफ व्यतीत करनी चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया सोक्रेटिस ने। अब देखो पॉइंट ये आता है, अच्छी लाइफ जीने से पहले आपको अच्छी लाइफ की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। मतलब लाइफ कैसे हमें व्यतीत करनी चाहिए उससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि लाइफ है क्या, नॉलेज तो होनी चाहिए ना लाइफ की। तो इसके लिए प्लेटो अपनी एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज। सोक्रेटिस कहते हैं देखो लाइफ का पर्पस है हैप्पीनेस,
और हैप्पीनेस किससे मिलती है? वर्च्यू से या फिर एक्सीलेंस से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई शू मेकर है, जूता बनाने वाला है, वो अच्छे जूते बनाता है, तो जब वो एक जूता बनाता है ना, फाइनल जूता बन जाता है, तो वो खुश हो जाता है अपनी क्रिएशन देख के, अपनी एक्सीलेंस देखकर। उसी प्रकार से और मैं आपको एग्जांपल्स दूं, मैंने ये वीडियो बनाई, मैं सुबह सुबह एडिटोरियल की वीडियो बनाता हूं, तो मैं खुश हो जाता हूं, मुझे खुशी मिलती है अपनी क्रिएशन देख के। तो जो हैप्पीनेस है ना, वो वर्च्यूज में है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, और ज्यादा एग्जांपल से चीजें ना समझ में आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं। आप ना अपने साथी एस्पायरेंट्स की हेल्प करते हो, आपने ना, मैं इस बात से मतलब मेरा पूरा विश्वास है, आपने अपने किसी ना किसी साथी यूपीएससी एस्पायरेंट की हेल्प जरूर की होगी, उसको जरूर गाइड किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपके अंदर एम्पैथी है कि आज वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, मैं भी कभी ना कभी गुजरा हूं और मुझे पता है वो बेचारा किस सिचुएशन में होगा, ये सोच के आपने उस एस्पायरेंट की हेल्प की होगी। तो इसमें कौन सी वैल्यू है? एम्पैथी। ये एक वर्च्यू है। तो आपने जब आपने अपने किसी साथी एस्पायरेंट की हेल्प की होगी ना, नोट्स दिए होंगे या फिर गाइडेंस दिया होगा, तो उससे आपको खुशी मिली होगी। क्यों? क्योंकि आपकी गाइडेंस में ना आपका वर्च्यू रिफ्लेक्ट होता है, एम्पैथी रिफ्लेक्ट होती है, मोरल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, गुडनेस रिफ्लेक्ट होती है। तो पॉइंट देखो ये था, जब एक शू मेकर यानी जूता बनाने वाला फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जूता बनाता है, अपनी क्रिएशन देखकर खुश होता है। उसी प्रकार से अगर हम अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे तो इससे हमको खुशी मिलेगी। लेकिन देखो, अच्छी लाइफ तो हम तब व्यतीत करेंगे ना जब हमें नॉलेज होगी अच्छी लाइफ है क्या। तो यहां पर वो नॉलेज और हैप्पीनेस के बीच में एक कनेक्शन ड्रा कर देते हैं कि हैप्पीनेस कब मिलेगी? जब हम अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे, और अच्छी लाइफ तो तब व्यतीत करेंगे ना जब हमें अच्छी लाइफ की नॉलेज मिलेगी, नॉलेज होगी कि अच्छी लाइफ है क्या। तो एक प्रकार से कनेक्शन है नॉलेज और हैप्पीनेस के बीच में। यहीं से निकल के आती है सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज। लेकिन देखो, पहले ना थोड़ा हम कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, किस कंटेक्स्ट में अपनी वो थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं। देखो, जब सोक्रेटिस जिंदा थे ना एथेंस में, मतलब जब वो नॉलेज देते थे लोगों को अपने जीवन काल में, उस समय ना दो एकेडमीज के बीच में राइवलरी थी। एक सोक्रेटिस, मतलब सोक्रेटिस के जो चेले लोग थे, उनके शिष्य थे, उनके भी तो विचार फिर सोक्रेटिस जैसे थे ना, तो इनका अलग से धड़ा था। दूसरी एकेडमी थी सोफिस्ट वाले। सोफिस्ट किसी पर्सन का नाम नहीं है, सोफोस का मतलब होता है वाइज मैन, समझ गए। अब देखो, ये जो सोफिस्ट वाले हैं ना, ये वैसे ही बिहेव करते थे जैसे आज के समय में जो कोचिंग वाले बिहेव नहीं करते, वैसे ही। मतलब ये पेड टीचिंग में विश्वास रखते थे, पैसा लाओ हम आपको कोचिंग देंगे। और किनको कोचिंग देते थे, किस चीज की कोचिंग देते थे? वो लोग, वो शिष्य जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे ना, उनको कोचिंग दी जाती थी सोफिस्ट के द्वारा। सोफिस्ट वाले ना रिटोरिक सिखाते थे। अब रिटोरिक क्या है ये अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, सोफिस्ट वाले ना रिटोरिक सिखाते थे। सोक्रेटिस वाले क्या थे? ये फ्री एजुकेशन में विश्वास रखते थे, सबको एजुकेशन देनी जरूरी है। ये वाले सोक्रेटिस वाले मान लीजिए आप, जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। सोक्रेटिस वाले ना रिटोरिक नहीं, ट्रू नॉलेज देने में विश्वास रखते थे। डायलेक्टिक्स, देखो डायलेक्टिक्स से जो नॉलेज मिलती है वो प्योर नॉलेज होती है, रिफाइंड नॉलेज होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है। और सोक्रेटिस वाले स्कूल को ये लगता था, ये जो अपोजिट धड़ा है ना सोफिस्ट, ये ना स्टूडेंट्स को वो सिखाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कायदे से जो नॉलेज उनको देनी चाहिए ना, वो नहीं देते स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स क्या सुनना चाहते थे? जैसे कि पॉलिटिक्स में करियर कैसा बनाना चाहिए और पैसा कैसे कमाया जाए, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता था सोफिस्ट स्कूल के लोगों के द्वारा। तो इन दोनों की ना आपस में राइवलरी थी। जैसे आज के समय में आप मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी की राइवलरी है, या फिर लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग वाले सेकुलर्स की राइवलरी है, तो उसी समय इन दोनों एकेडमीज की आपस में राइवलरी थी। जहां एक तरफ सोफिस्ट स्कूल वालों का यह मानना था
पैसे और पावर से, मनी एंड पावर से अच्छी लाइफ व्यतीत की जा सकती है। लेकिन सोक्रेटिस वालों का यह कहना था, नहीं भैया, मनी और पावर से कहीं भी अच्छी लाइफ नहीं व्यतीत की जा सकती। मान लीजिए कोई आईएएस है, पैसा कमा लिया बहुत ज्यादा, लेकिन रात को नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? पैसे को ठिकाना कैसे लगाया जाए, फंस कैसे जाऊं, तो वो इसी उधेड़बन में सो भी नहीं पाता। तो क्या वो अच्छी लाइफ बिता रहा है? नहीं। तो मनी और पावर से अच्छी लाइफ नहीं बिताई जा सकती, ये सोक्रेटिस का कहना था। जहां एक तरफ सोफिस्ट स्कूल वाले ये बोलते थे सेल्फ इंटरेस्ट, सबसे पहले सोसाइटी का इंटरेस्ट जाए भाड़ में। यानी हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे बेशक जैसे ट्रेन में भी डब्बा उखाड़ के ले गए, ऐसी ऐसी सोच है। लेकिन सोक्रेटिस स्कूल वालों का यह कहना था सोसाइटी का इंटरेस्ट ऊपर है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में है। जब देखो कोई पर्सन अपने अपने बारे में सोचेगा, मान लीजिए बहुत वेल्थ कॉन्सेंट्रेट कर लिया, आप नक्सलिज्म का एग्जांपल ले लीजिए। देखो नक्सलिज्म की जो समस्या है ना आज के समय में, वो किस वजह से है? डेवलपमेंट का फ्रूट्स आदिवासी लोगों तक नहीं पहुंच पाया, ये एक एस्पेक्ट है। क्योंकि बहुत से लोगों ने लैंड पे कब्जा कर लिया और जो ट्राइबल लोग थे वो लैंडलेस हो गए। लेकिन जो अमीर लोग हैं, क्या वो उस इलाके में आज भी चैन की सांस ले पाते हैं? नहीं ले पाते। एग्जाम्पल के नजरिए से समझिएगा, उन्हें डर लगता है कहीं हमारी किडनैपिंग ना हो जाए। तो मतलब सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे ना, जैसे अंबानी अदानी है, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर कल ना कल क्राइम बढ़ेगा समाज में, ये भी अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इनको ना समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है, जैसे सीएसआर का कंसेप्ट है। तो ये बातें बोली थी किसने? सोक्रेटिस ने। तो ये मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, किस कंटेक्स्ट में सोक्रेटिस ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी। अब देखो सोक्रेटिस ये बोलते हैं, कौन से नॉलेज की हम बात कर रहे हैं? जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, हम ओपिनियन की बात नहीं कर रहे। ओपिनियन, बिलीफ, ये रियल नॉलेज नहीं है। जैसे देखो आपकी राय है, बीजेपी पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है, ये तो ओपिनियन है ना, ये नॉलेज नहीं है। ये कोई एविडेंस के आधार पर नहीं है ना। आपके सामने जितने न्यूज आर्टिकल्स आए, जिन लोगों के साथ आपका संपर्क हुआ, उसके बेस पे आपने ओपिनियन बना ली कि ये पार्टी ऐसी है। तो ओपिनियन हमेशा ना सब्जेक्टिव होती है, जबकि जो असली नॉलेज होती है ना, रियल नॉलेज, वो ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो एविडेंस के आधार पे है ना। अब नॉलेज होती है यूनिवर्सल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम रहेगी, कल को भी पाइथागोरस थ्योरम रहेगी, परसों भी पाइथागोरस थ्योरम रहेगी, जब तक कि ऐसा कोई बहुत बड़ा एविडेंस ना आ जाए कि इसको कोई चैलेंज करने वाली थ्योरी ना आ जाए। यानी टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड नहीं करती नॉलेज। लेकिन ओपिनियन, बिलीफ, ये सब चीजें तो चेंज होती रहती है ना। जहां एक तरफ देखो जो नॉलेज होता है, रियल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वो परमानेंट होती है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ओपिनियन आपकी समय टू समय चेंज हो सकती है। आज आप इस पार्टी को पसंद करते हो, कल किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करोगे। असली नॉलेज आप प्राप्त कैसे करते हो? डायलेक्टिक्स से। समझ गए? डायलेक्टिक्स क्या है? जो शुरुआत में डिस्कस किया था, बार बार क्वेश्चंस पूछ के। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं डायलेक्टिक्स और रिटोरिक के बीच में। डायलेक्टिक्स तो आपको पता है, जैसे सोक्रेटिस क्या करते थे, बार बार क्वेश्चन पूछा करते थे। यानी सोक्रेटिस अपने एक स्टूडेंट से बार बार क्वेश्चन पूछा करते थे। डायलेक्टिक्स में होता है 1-to-1 डिस्कशन। रिटोरिक में क्या होता है, जो हमारे देश में नेता लोग करते हैं, एक पर्सन रैली को संबोधित कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो पूरी रैली को संबोधित कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, हमारा हाथ आम आदमी के साथ। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन डायलेक्टिक्स से जो निकल के आता है ना, फाइनल चीज, फाइनल आंसर निकल के आता है, वो परमानेंट नॉलेज होती है, वो रियल नॉलेज होती है। मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ये मेरा पर्सनल एनेक्डोट है। एक मेरा ना आईएफएस दोस्त है, वो बता रहा था कि देखो होता क्या है फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में क्या होता है। उनके एक सीनियर थे, एक बार गए बांग्लादेश में, तीस्ता रिवर को लेके बातचीत होनी थी बांग्लादेश के डेलीगेशन के साथ में। तो उसमें हमारे एक पॉलिटिकल लीडर को भी जाना था।
तो ना डिप्लोमेट ने पॉलिटिकल लीडर से पूछा, सर जी बाकी सब हम संभाल लेंगे, बस आप इतना बता दीजिए पानी देना है या नहीं देना है, मतलब एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है। तो उसने कहा, पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि नहीं नहीं, एग्रीमेंट तो करना ही नहीं है, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट मानती नहीं। तो बोलता कि ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो पूरी मीटिंग में क्या हुआ, यही सब बातें चली कि यस वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, वी अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ बांग्लादेशी फार्मर्स। अंत में नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं, एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। तो मतलब सब रिटोरिक तो हुआ ना, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, फाइनल तो कुछ हुआ नहीं। ये डिफरेंस है डायलेक्टिक्स और रिटोरिक के बीच में। तो डायलेक्टिक्स से जो निकल के आता है ना, वो रियल नॉलेज होता है। अब देखो, प्लेटो ने ये तो बता दिया, सोक्रेटिस ने ये तो बता दिया कि रियल नॉलेज है क्या। क्वेश्चन ये उठता है कि अब रियल नॉलेज को हासिल कैसे किया जाए। अब इसका ना बहुत अच्छा आंसर देते हैं सोक्रेटिस। रियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए ना हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी आत्मा से ही बात करके रियल नॉलेज निकलवा सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, यानी हमारी आत्मा में ही अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स छुपा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं ना, जैसे महात्मा बुद्ध, इन्होंने कितने समय तक ध्यान लगाया, यानी मेडिटेशन किया, उन्होंने अपनी आत्मा से बात की, आखिर में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ बोध गया में। उसी प्रकार से आप भी आंख बंद करके अपनी आत्मा से बार बार क्वेश्चंस पूछते जाओगे ना, आपको धीरे धीरे जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज से स्टार्ट करोगे ही। महात्मा बुद्ध ने कितने समय तक लगातार तपस्या की थी, यानी डायलेक्टिक्स अपनाया था, तब जाके उनकी सोल इनलाइटन हुई। तो उसी प्रकार से कोई भी पर्सन जब अपनी आत्मा से बात करने लगता है, सोल की डायरेक्शन समझने लगता है, तो उसको रियल नॉलेज प्राप्त होने लगती है। गांधी के बारे में कहा जाता है, जैसे गांधी की भी जो सोल थी ना, वो इनलाइटन थी, क्योंकि गांधी ने पॉलिटिक्स में कोई पद नहीं लिया, चाहते तो ले सकते थे, मेटेरियलिस्टिक भी नहीं थे गांधी, बहुत कम खाते थे। उनका मानना था ज्यादा खाऊंगा तो मैं किसी का हक मार रहा हूंगा। तो देखो, जब किसी पर्सन की कैपेसिटी इतनी डेवलप हो गई ना कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन सके, तो समझ लो उसको नॉलेज प्राप्त हो गई। सोक्रेटिस का यह मानना था, एक टीचर का रोल यह बताना नहीं है स्टूडेंट को कि अच्छी लाइफ है क्या। टीचर का रोल इतना है स्टूडेंट की हेल्प करना कि स्टूडेंट आत्मा की आवाज सुन सके, यानी कैपेबिलिटी डेवलप करना काम है टीचर का स्टूडेंट की। तो इस वजह से टीचर को ना स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना चाहिए, और इसी मेथड को कहते हैं, एंगेजमेंट के मेथड को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जाना, डायलेक्टिक्स। डिबेट के मेथड को क्या कहते हैं, डायलेक्टिक्स। तो ये हमने सोक्रेटिस की पूरी थ्योरी ऑफ नॉलेज को जाना। देखो, सोक्रेटिस ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, घूम घूम के स्टूडेंट्स को बोलते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, स्टूडेंट्स को आह्वान करते थे कि आप प्रिवेलिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब बातें ना जो रूलिंग क्लास है ना, उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो रूलिंग क्लास ने ना एक तरीका अपनाया, झूठा आरोप लगा दिया सोक्रेटिस पर कि आपने ना नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया है एथेंस के कल्चर में, और जो एग्जिस्टिंग गॉड्स है ना उनको डिमीन किया है। इस वजह से मतलब ये आरोप लगाया, और ज्यूरी ने, जिसमें 501 लोग थे, उस ज्यूरी ने मौत की सजा सुनाई सोक्रेटिस को। जहर का प्याला पीना होता था उस समय, जिसको मौत की सजा दी जाती थी, हेमलॉक जिसे बोले जाता है। तो जहर का प्याला पी लिया सोक्रेटिस ने। अब देखो, जब उन्हें सजा सुना दी गई थी ना, वो समय था, और जब सजा को एग्जीक्यूट करना था, इस पीरियड के बीच में प्लेटो ने सोक्रेटिस को बोला, प्लेटो इनके शिष्य थे सोक्रेटिस के, प्लेटो ने बोला सोक्रेटिस को कि मैं आपको छुड़वा दूंगा। इवन सोक्रेटिस के जो चाहने वाले थे उन्होंने भी सोक्रेटिस से आह्वान किया कि हम आपको छुड़वा देंगे। सोक्रेटिस ने बोला नहीं, अगर देखो मैं यहां से भाग जाता हूं तो जिन विचारों को मैं प्रोपगेट करता आया हूं ना, जिस प्रकार की लाइफ मैं बोलता हूं जीनी चाहिए, वो तो सारा कोलैप्स हो जाएगा, मतलब मेरी सारी बातें झूठी साबित हो जाएंगी। तो जो मैं बोलता हूं वो मुझे साबित भी करना है। इस वजह से सोक्रेटिस ने ना हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया, और
प्लेटो इस बात से काफ़ी दुखी हुए। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्लेटो क्यों इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में ना हमने सोक्रेटिस के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है ना वो डिस्कस कर ली है। तो फिर से बोलता हूं, अगर देखो आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना PSIR का, तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।